नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो हम लेकर आ गए हैं क्लास 12 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट वायरल जितने भी टॉपिक हैं उन सभी को, चाहे आपके एमसीक्यू हो जाए, चाहे थ्योरी हो जाए, चाहे डेरिवेशन हो जाए, सब कुछ आज हम समझेंगे बिल्कुल आसान भाषा में, वो भी पीडीएफ के ज़रिए से। पीडीएफ के ज़रिए से इसलिए समझेंगे क्योंकि ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए हम पीडीएफ के ज़रिए समझेंगे। और जितनी भी पीडीएफ हैं उन सभी की पीडीएफ तुरंत जैसे वीडियो आप देखेंगे उसके तुरंत बाद आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड करेंगे सब कुछ मैं बता दूंगा, उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी आज टॉपिक बता रहा हूँ आपको, अगर आप इतने तैयार कर लेते हैं, और जो बच्चे डर रहे हैं कि हमारा तो कुछ नहीं होगा, हमने कुछ नहीं याद किया है, तो बस आप इतने टॉपिक तैयार कीजिए, आपका पासिंग मार्क आराम से, उससे ज़्यादा 50+ भी फोड़ सकते हैं आराम से। बस जितने मैं टॉपिक बता रहा हूँ अगर आप उतने तैयार कर लेते हैं तो सबसे पहला नियम क्या है यहाँ पर? सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम, और सभी की पीडीएफ आपको अलग अलग मिलेगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ऐसा ना लगे कि ये इसमें का है ये उसमें का है। सभी की पीडीएफ यानी एक क्वेश्चन की एक पीडीएफ मिलेगी। इस तरीके से आप सभी क्वेश्चनों को आराम से तैयार भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम ये बहुत ही ज़्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन है, और इस साल भी पूछने के इसके 100% चांस हैं, इसलिए आप इसको बारीकी से तैयार करेंगे। तो किरचॉफ का नियम क्या है? देखिए, सबसे पहले हम नियम को समझ लेते हैं, ये काम क्या करता है, फिर इसके बारे में बारीकी से हम समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है किरचॉफ का नियम जटिल से जटिल प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने में मदद करता है। ज्ञात करने में मदद करता है? जैसे जटिल से जटिल प्रतिरोध जो हैं, यानी बिखरे हुए, जटिल से जटिल जुड़े हुए, आप कैसा भी समझ सकते हैं, उन सभी प्रतिरोध में उनका तुल्य प्रतिरोध, यानी बहुत सारे प्रतिरोध हैं उनमें तुल्य प्रतिरोध उनका, यानी मिनिमम कितना प्रतिरोध जुड़ा हुआ है, उसको ज्ञात करने में ये मदद करता है। किस तरीके से मदद करता है? तो दो प्रकार का यह होता है, ये जो नियम है ये दो प्रकार का होता है। इसी तरीके से आप लिखते हुए भी चलेंगे, जब एग्ज़ाम में आप पेपर देंगे आ जाएगा तो किस तरीके से लिखेंगे, जिस तरीके से मैंने यहाँ लिख रखा है उसी तरीके से, बस आपको काला और नीला ही पेन यूज करना है। अब यहाँ पर यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है संधि का नियम, दूसरा होता है बंदपास या लूप का नियम। अब संधि का नियम, बंदपास, लूप, या ये जो नियम है इनको किस तरीके से दिखाना है आपको, क्या होता है, चलिए समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो है बंदपास का नियम, संधि का नियम। संधि का नियम किस तरीके से होता है? अब ध्यानपूर्वक इसको समझना। किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी ये जो पहला नियम है संधि का नियम, ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी संधि, ये जो संधि आप देख रहे हैं यहाँ पर चित्र में देखिए, ये जो संधि है, इस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग होगा वो शून्य होगा। अब बीजगणितीय क्या है, ध्यानपूर्वक समझिए। जैसे यहाँ पर आने वाली 3 धाराएं दिख रही हैं आपको, और जाने वाली 3 धाराएं दिख रही हैं, यानी संधि पर 3 धाराएं आ रही हैं, संधि से 3 धाराएं जा रही हैं। तो यहाँ पर जो आ रही हैं वो तो प्लस की होंगी, और जो आपके पास से जा रही हैं वो माइनस की होंगी। अगर मान लीजिए आपके पास जो पैसा आ रहा है वो तो आपके खाते में प्लस हो रहा है, और आपके खाते जो निकल रहा है वो तो माइनस का होगा। तो वही यहाँ पर किया गया है कि आपके खाते में मान के चलो 500 रुपये आए, 500 निकल गए, तो आपके खाते में क्या है, 0 है। वही ये नियम कहता है, यानी किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। अब यहाँ पर ये जो इतनी 3 धाराएं आ रही हैं तो इनको हम प्लस का लेंगे, और 3 जा रही हैं इनको माइनस का, तो यहाँ पर हमने कर लिया है। देखिए ध्यानपूर्वक, I1 प्लस का है, I2 प्लस का, I3 प्लस का, क्योंकि आ रही हैं, और ये जो जा रही हैं उनको माइनस का लिए। अब इनको जब कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कैसे 0 आ जाएगा? क्योंकि अगर यहाँ से मान के चलो 1 एम्पियर इसमें, 1 एम्पियर इसमें, 1 एम्पियर इसमें, टोटल 3 आ रहा है, तो निकलेगा भी कितना, ज़्यादा थोड़ी निकलेगा। 3 आ रहा है तो 3 ही तो निकलेगा। तो वहीं यहाँ पर कहा गया है। अगर आपको ये परिभाषा ना समझ में आए तो यहाँ पर अर्थात जो लिखा है, या इस तरीके से लिख भी सकते हैं, अर्थात की परिभाषा से आप बना सकते हैं। संधि का नियम कहता है कि किसी भी संधि पर आने वाली जो धारा होती है वो बराबर होती है जाने वाली धारा के। यही नियम है, यानी आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा के, बस यही संधि का नियम है। ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये फिगर बना देंगे और ये आप लिख देंगे। ये अगर नहीं भी लिखते हैं तो भी चलेगा, ये जो आप यहाँ पर आपको दिख रहा है ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। बस आप ये परिभाषा लिख देना, अर्थात में ये लिख देना, ये फिगर बना देना, आपको पूरे नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अगला जो इसमें दूसरा जो नियम है वो समझते हैं। दूसरा नियम है बंद पास या लूप का नियम। बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल उस बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी जो दूसरा नियम कहता है वो ये कह रहा है कि जैसे ये जो बंद पास आपको दिख रहे हैं, ये ए बंद पास है,
और यहाँ से ये जो दिख रहा है ये बी बंद पास है। तो ये बंद पास में जो विद्युत वाहक बल होता है वो उसमें जो I1 जो धारा प्रवाहित हो रही और जो उसमें प्रतिरोध लगा होता है उसके गुणनफल के बराबर होता है। किस तरीके से होता है चलिए यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले हम लिखेंगे बंद पास ए में किरचॉफ का नियम लगाने पर आपको इस तरीके से बताना है नियम को। तो किस तरीके से नियम लगाएंगे किरचॉफ का नियम? तो सबसे पहले आप देखिए I1 धारा है और I1 का संगत प्रतिरोध क्या है R1 है। तो I की गुणा R1 के साथ, क्योंकि यहाँ पर लिखा है बंद पास में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल। उसका संगत I1 के संगत प्रतिरोध क्या है R1 है, तो इसके साथ गुणन करेंगे। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि गुणनफल जो होता है बंद पास में लगे विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। बराबर होता है भाई, मान लिए। लेकिन यहाँ पर आप देखिए ध्यानपूर्वक, चलिए इसको मैं थोड़ा मिटाता हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। यहाँ पर एक बार देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है I1 R1 और इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये E1 के बराबर होगा। लेकिन इसी बंद पास में अगर हम देखें तो I2 भी बह रही है और R2 भी लगा हुआ है। इसका गुणनफल करेंगे तो ये तो E2 के बराबर होगा जाएगा। तो इसको कुछ इस तरीके से दर्शाना है, ध्यानपूर्वक समझिए। I1 इंटू R1 माइनस कर देना है जो ये यहाँ पर लगे हुए हैं I2 और इंटू R2, ये माइनस कर देंगे तो ये E1 माइनस E2 हो जाएगा। इसे समीकरण 1 दे देना है। फिर इसी तरीके से दूसरे में निकाल लेना है। दूसरे में हम निकालेंगे I2 करके I2 इंटू R2 कर देंगे और ये किसके बराबर होता है E2 के बराबर होता है E2 के। लेकिन यहाँ पर भी बैठा है कुछ, यहाँ पर भी तो बैठा है I1 प्लस I2, ये धारा बह रही है और ये संगत प्रतिरोध R3 लगा हुआ। ये जो धारा जिसमें बह रही है, जो धारा जिसमें बह रही है उसी के साथ गुणा करना है। तो I1 प्लस I2 धारा R3 के साथ बह रही है तो इसमें गुणा कर देंगे। तो यहाँ से I2 इंटू R2 हो जाएगा माइनस I1 प्लस I2 इंटू R3 इक्वल टू क्या हो जाएगा E2। इतना आपको लिखना है किरचॉफ के नियम में। दोनों नियम बहुत ही आसान हैं। अगर ये आप ध्यानपूर्वक एक बार देखेंगे फिगर को, सब कुछ समझ में आ जाएगा। PDF आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा, वो भी बिल्कुल एज इट इज़ PDF, जो भी प्रॉपर तरीके की होंगी। तो चलिए इसको और किस तरीके से पूछा जा सकता है चलिए वो समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ लाइक शेयर को अभी थोड़ा अवॉइड कीजिए, बाद में हम बोल देंगे, उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे टेंशन लेनी है लाइक शेयर के लिए, आपको टेंशन लेनी है बस एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पर देखिए जैसे लिखा है किरचॉफ का दूसरा नियम, इसे ऊर्जा संरक्षण को, ये किसको व्यक्त करता है? ऊर्जा संरक्षण को व्यक्त करता है। इसे वोल्टता नियम भी कहते हैं। अगर पूछ लिया किरचॉफ का वोल्टता नियम क्या है तो आप दूसरा वाला जो बंद पास या लूप का नियम था वहीं लिखकर चले आएंगे। ये आपको ध्यान देना है, नोट पॉइंट में आपको याद करना है, लिखना नहीं है। लिखना मैं जितना बताया हूँ उतना ही आपको लिखना है। अब ये था मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक और कई साल एग्जाम में पूछा जाता है। अब चलिए अगला जो टॉपिक है उसके बारे में समझते हैं। अगला जो टॉपिक है वो गोस की प्रमेय है। गोस की प्रमेय मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। इसको आप जितना इंपॉर्टेंट मान सकते हैं, जितना कॉपी पन्ने भर सकते हैं इंपॉर्टेंट लिखने के लिए, उतने लिख लीजिए। ये हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अनुप्रयोग भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप मॉडल उठाइए, मॉडल पेपर उठा लीजिए, सभी में आपको गोस या गोस के अनुप्रयोग देखने को मिल जाएंगे। तो इसको समझ लेते हैं। पहले समझते हैं गोस की प्रमेय है क्या। देखिए किसी भी बंद पास से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी जो गोस की प्रमेय कहती है, यानी किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल विद्युत फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स को हम φE से दर्शाते हैं, यहाँ पर लिख भी रखे हैं। जो विद्युत फ्लक्स φE होगा वो उस बंद पृष्ठ यानी पृष्ठ में जो कुल आवेश होगा, आवेश मान लेते हैं क्यों है, उसका 1/ε0 गुना होता है। तो किस तरीके से होता है, अर्थात E इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू 1/ε0 ये हो जाएगा। और यहाँ से φE इक्वल टू क्या निकलेगा, क्यों अपान में ε0। यही है गोस की प्रमेय। मात्रक इसका याद रखना है, कभी कभी MCQ में भी ये पूछ लेता है। तो मात्रक क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट गोस की प्रमेय है, आप इसको बारीकी से तैयार कर लेना। तो ये तो हो गई गोस की प्रमेय। अभी इसको सिद्ध कैसे किया जाएगा उसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए PDF के जरिए इस तरीके से हो सकता है आपको ज़्यादा ना समझ में आए, लेकिन बहुत ही आसान है। एक बार जो मैं पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, उसको ध्यानपूर्वक सुनते हुए चलना है और यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको समझते हुए चलना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं आपका टाइम कम लगे इसलिए PDF के ज़रिए बता रहा हूँ, बाकी मैं उस तरीके से भी करा सकता था लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता। अब इसका प्रूफ कैसे किया जाएगा उसको समझते हैं। लिखेंगे गॉस की प्रमेय का प्रूफ चित्र अनुसार। चित्र यहाँ पर देखिए, ये आपको फिगर एक बार बना लेना है। फिगर को आप कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको कोई सा भी टेढ़ा बेढ़ा गोला ले लेना। फिर यहाँ पर जैसे हम मान लेंगे कोई क्षेत्रफल हमने ले लिया, क्षेत्रफल लिए तो यहाँ
बिंदु ओ मान लेते हैं। बिंदु ओ पर आप क्यू कूलाम ले लेंगे आवेश, और यहाँ से इसको मिला देंगे। ऐसे जैसे मिलाएंगे, यहाँ क्षेत्रफल ले लेना है आपको, क्षेत्रफल विद्युत क्षेत्र ई, और यहाँ सूक्ष्म जो क्षेत्रफल था जो ऐसे ले रखे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल जो काला काला दिख रहा है, इसको आपको एक बार बारीकी से बना लेना है। जैसे आप इसको बनाएंगे, अब यहाँ पर आप आ जाइए। यहाँ पर देखिए, लिखेंगे माना कोई गॉसियन बंद पृष्ठ है जिसके बिंदु ओ पर प्लस क्यू कूलाम स्थित है। कितना क्यू कूलाम? प्लस क्यू कूलाम स्थित है। बिंदु ओ बिंदु है यहाँ पर, और कितना स्थित है? क्यू कूलाम। माना गॉसियन पृष्ठ पर सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ds जिस पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E से क्षेत्रफल सदिश ये है, और इसी के साथ थीटा कोण बनाती है। ठीक है, क्या बनाता है? थीटा कोण बनाता है। बिंदु P की दूरी प्लस क्यू आवेश से आ रही है, अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या E का मान कितना होगा? E इक्वल टू 1/ε0 1/4πε0 Q/r²। ये आपको यहाँ तक निकालना है, बहुत ही आसान है। एक बार समझते हुए यहाँ पर चलिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, बिंदु P की दूरी प्लस क्यू कूलाम आवेश से आ रही, ये जो प्लस क्यू कूलाम आवेश से बिंदु P की दूरी जो है वो कितनी है? वो तो भाई आ रही है, यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रही है। चलिए एक बार मिटाते हैं। यहाँ पर देखिए प्लस क्यू कूलाम है, यहाँ पर कितना है जी? प्लस क्यू कूलाम, और इससे r दूरी पर बिंदु P है, तो वहीं यहाँ पर लिखा है। अतः बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेना है। तो तीव्रता का सूत्र ये आ जाएगा। अब तीव्रता का सूत्र जैसे निकाले उसको समीकरण नंबर 1 दे देना है। एक जैसे समीकरण दिए, अब थोड़ा आपको कैलकुलेशन करनी है। किस तरीके से करनी है? सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव ds से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। अब लिखेंगे सूक्ष्म क्षेत्रफल ds, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव जो ds हमने लिया है, वहाँ पर अभी जो ऐसे बनाए थे उसमें ये जो लिया था, यही सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स सूक्ष्म क्षेत्रफल है तो सूक्ष्म विद्युत फ्लक्स निकलेगा, यानी डी फाई इक्वल टू, तो डी फाई क्या हो जाएगा? ईडीएस हो जाएगा। और जब भी हम डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो वहाँ लास्ट में क्या लग जाता है? कोस थीटा लग जाता है। तो यहाँ पर डी फाई ई इक्वल टू क्या हो गया? ईडीएस कोस थीटा, ये हो गया। अब इसके आगे लिखेंगे संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अतः संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ है। अब समाकलन कर देंगे। समाकलन क्या करेंगे? डी फाई जो निकला है उसी का समाकलन आप करेंगे। तो यहाँ समाकलन डी फाई क्या है? यहाँ पर डी फाई ई डी एस कॉस थीटा रख देंगे, ई डी एस कॉस थीटा, और यहाँ से जैसे समाकलन करना चालू करेंगे, देखिए ई के बराबर क्या है? ई है हमारा समीकरण 1 से, देखिए 1/4πε0 Q/r²। तो यहाँ पर रख देंगे हम, यहाँ इस समीकरण देखिए 1 से हमने लिख भी रखा है, तो 1/4πε0 Q/r² की जगह पर हो गया। फिर बचा क्या? ds cos थीटा, बता ds cos थीटा हम रख दिए, और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ पर कांस्टेंट क्या है? यहाँ पर अगर आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो ये इतना कांस्टेंट है, तो यही हम बाहर निकाल लिए। अब जैसे बाहर निकाले तो ये इतना हमारा यहाँ अंदर बचा है। अब जैसे इसको बचा, ये किसके? dw के बराबर हो जाता है। यहाँ पर ds cos θ/r² बचा, समाकलन का साइन लगा देंगे। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना ये लहराता हुआ, ये इस तरीके का साइन, ये समाकलन का साइन है। ये आपको थोड़ा ध्यान देना। मैथ वालों को सबको समझ में आ रहा होगा, हो सकता है आपको जैसे बायोलॉजी है उनको थोड़ा बहुत ना समझ में आए, पर बहुत ही आसान है, ज़्यादा कुछ टेम टाम नहीं करना है, बस एक बार समझ लेना है। अब जैसे आप किए तो वो जो हमारा ds cos θ/r² निकला था, ये dw के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? dw आ जाएगा। बाहर तो Q/4πε0 थीटा। अब यहाँ से 4π से 4π जहाँ पर जैसे, अब यहाँ पर देखिए dw इक्वल टू क्या होता है? 4π होता है स्टेरेडियन। अब 4π जैसे मान आएगा समाकलन का dw का, 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। अब जैसे कैंसिल हुआ तो Q/ε0 आया, और यही हमारी गॉस की प्रमेय है। तो इसको अगर 1-2 बार आप देख लेंगे, ध्यानपूर्वक समझ लेंगे, सब कुछ तैयार हो जाएगा। बहुत ही आसान है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये गॉस की प्रमेय थी, और हर साल एग्जाम में पूछे जाने का मतलब ये नहीं है कि इस साल नहीं पूछी जाएगी, इस साल भी पूछी जाएगी। आप जितना % इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट या वायरल मान सकते हैं मान लीजिए, क्योंकि एसटी एग्ज़ाम में छपती ही है। इसके अनुप्रयोग भी आ सकते हैं, इसकी ये तो आती है, प्रूव करने के लिए आ जाएगा, कभी कभी प्रमेय ही पूछ लेता है। यानी इस टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो ये आप तैयार कर लेंगे। PDF आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। बस PDF को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना ज़रूर है 1-2 बार, ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। अब चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में।
अगला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसे वो है परमाणु चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। चुंबकत्व का परमाणु मॉडल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बारीकी से आप तैयार कर लेंगे। इसमें बस थोड़ा आपको रटना है, समझना है, रटना तो है नहीं। अब रटना इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि आपके पास देखिए टाइम तो है नहीं। अगर आपने इसको बारीकी से पहले नहीं समझा होगा, मैंने कराया है कई बार मैंने करा रखा है इसको, अगर आपने नहीं समझा होगा तो इस वक्त आपको समझने के लिए भी टाइम बहुत कम मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हम अगर पूरा समझाते रहेंगे तो एक ही वीडियो में तो इसको ही समझा पाएंगे। इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा बहुत आपको कुछ ऐसी बातें हैं ना समझ में आए, पर उनको रट लेना है जो ना समझ में आए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में लिख कर आना है। देखिए ये नहीं पूछेगा कि वहाँ पर आप रट कर लिखे हैं या समझ कर लिखे हैं, बस आप लिखे क्या है वो देखा जाएगा। तो आपको लिख कर ज़रूर आना है। अब किस तरीके से लिखना है वो आप पर डिपेंड करना है। अब चलिए इसको पढ़ लेते हैं। चुंबकत्व का परमाणु मॉडल क्या है? देखिए इस नियम के अनुसार या इस मॉडल के अनुसार प्रत्येक पदार्थ बहुत सारे सूक्ष्म कणों यानी छोटे कणों से मिलकर बना होता है। यानी जो प्रत्येक पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ आप ले लिए, वो किससे मिलकर बना होता है? सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे अणु कहते हैं। तथा प्रत्येक अणु भी बहुत सारे अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यानी हमें मिला पदार्थ किससे मिलकर बना है? सूक्ष्म कणों से, जिसे हम अणु कहते हैं। अणु मिला तो वो भी किससे मिलकर बना है? सूक्ष्म कणों से, जिसे परमाणु कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? परमाणु। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में क्या होता है? नाभिक होता है। नाभिक में प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं और नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं। नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं? वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन कक्षीय गति करता है। कैसी गति करता है? कक्षीय यानी कक्षा जो बनी है उन्हीं में घूमता है। पर इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है, जिसके कारण विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, अर्थात चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। और यही है चुंबकत्व का परमाणु मॉडल। अब इसको एक बार फिगर से यहाँ पर चित्र द्वारा समझ लीजिए। बहुत ही बढ़िया चित्र है, आराम से एक बार सब कुछ समझ में आ जाए। देखिए चुंबकत्व का जो परमाणुई मॉडल है वो क्या कहता है कि भाई जो पदार्थ होता है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर देख सकते हैं किसका मिलकर बना होता है? सूक्ष्म कणों से, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम अणु कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? अणु। ये क्या है? अणु। और अणु जो एक अणु है वो भी किससे मिलकर बना होता है? वो भी सूक्ष्म कणों से, अति सूक्ष्म यानी उससे भी सूक्ष्म यानी छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो दिख रहे हैं ना आपको गोले जैसे, ये क्या है? ये परमाणु है। यानी जो कोई भी पदार्थ है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना, जिसे अणु कहते हैं। अणु किससे मिलकर बना? सूक्ष्म कणों से, जिसे हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु जो होता है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर एक नाभिक होता है। यहाँ पर देख लीजिए, ये क्या है? नाभिक। नाभिक के अंदर क्या होता है? नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। जो Np दिख रहा है ना, ये N जो है वो न्यूट्रॉन है, P जो है वो प्रोटॉन है। अब नाभिक के चारों ओर क्या होती हैं? वृत्ताकार, ये गोला वृत्ताकार यानी वृत्त के जैसी कक्षाएं होती हैं। और उन्हीं कक्षाओं में क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कक्षीय गति करता है। और इलेक्ट्रॉन पर यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा कैसा चार्ज होता है? माइनस का चार्ज। सभी पर कैसा है? माइनस का चार्ज। अब माइनस का चार्ज होने के कारण ये क्या उत्पन्न करता है? विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और इसी के कारण क्या हो जाता है? चुंबकत्व उत्पन्न हो जाता है। और यही है चुंबकत्व का परमाणुई मॉडल। तो बिल्कुल आसान है, एक दो बार जब आप पढ़ेंगे सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। इसके जरिए आपको समझने की कोशिश करनी है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। ज़्यादा टीम टाम करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है। एक दो बार आप पढ़ना PDF से। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और कार्यविधि। अब आप इसको जितना इम्पोर्टेंट मान सकते हैं उतना मान लीजिए, क्योंकि एडिटिव एग्जाम में छपता है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत और कार्यविधि। और इसमें एक दो और टॉपिक है, प्रकार वगैरह भी पूछ सकता है। तो वो सब कुछ मैं इस टॉपिक में लेकर आया हूँ, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना है। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ट्रांसफार्मर होता क्या है। देखिए ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र होता है, यहाँ पर लिखा है ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति हो या यंत्र होता है जिसकी सहायता से प्रत्यावर्ती धारा को कम या ज़्यादा किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है? जिसे हम AC करंट भी बोलते हैं, यानी अल्टरनेट करंट। अब ये AC करंट होता है क्या है? देखिए जो हमारे यहाँ बिजली आती है तारों से खंभों पे, जैसे 11,000 वोल्ट 33,000 वोल्ट, ये जो बिजली होती है इसे अल्टरनेट बोलते हैं, ठीक है, यानी AC करंट बोलते हैं। अब AC करंट जो होता है इसी को क्या करता है? ट्रांसफार्मर कम या ज़्यादा करता है। आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर कई जगह खंभों पर लगे होते हैं। वहीं ट्रांसफार्मर की यहाँ पर बात हो रही है। अब ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या होता है?
अब ये तो हमने समझ लिया ट्रांसफार्मर काम क्या करता है, बिजली को कभी कम करता है कभी ज़्यादा करता है। अब ऐसा नहीं है कि बटन दबाए तो कम कर दिया, बटन दबाए तो ज़्यादा कर दिया। ये अलग अलग ट्रांसफार्मर होते हैं, यानी ट्रांसफार्मर के भी प्रकार होते हैं। कम वाले के लिए हमें उसी हिसाब का ट्रांसफार्मर लाना पड़ेगा, ज़्यादा करने के लिए उस हिसाब का लाना पड़ेगा। तो अब सिद्धांत समझ लेते हैं। सिद्धांत क्या है? यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अर्थात जब किसी कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यानी दूसरी जो कुंडली है उसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। कैसे हो जाता है चलिए यहाँ समझ लेते हैं। यहाँ पर हमने चित्र देख रखा है। अब यहाँ पर देखिए ये चित्र एक बना हुआ है। सबसे पहले देखिए ये प्राथमिक कुंडली है। ये कैसी कुंडली है? ये जो देख रहा है ना आपको तार लपेटा हुआ है, तांबे का तार होता है, तांबे का तार लपेटा है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है। अब इससे अभी लेना देना तो है नहीं, अभी ध्यानपूर्वक ये समझिए। अगर ये प्राथमिक कुंडली में हम AC करंट यानी आने वाली धारा जोड़ देते हैं तो यहाँ से जैसे इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो द्वितीय कुंडली में क्या उत्पन्न हो जाता है? विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। अब जैसे हमें कम बिजली चाहिए तो हम कम फेरे रखेंगे द्वितीय कुंडली में, अगर ज़्यादा बिजली चाहिए तो हम ज़्यादा फेरे रखेंगे द्वितीय कुंडली में। यहाँ से हम जो बिजली लेते हैं वो हमारे घरों में आते हैं। ये जो इधर द्वितीय कुंडली से बिजली हमारे घरों में आती है, काम काज के लिए होती है। बाकी AC करंट को हम कहाँ से जोड़ते हैं? ये प्राथमिक कुंडली में। इसी तरीके से आपको ट्रांसफार्मर में भी देखने को मिलता है। अब चलिए समझ लेते हैं आगे। अब जैसे आपको ये समझ में आया कि ये अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है और किसी भी मानिए चलो प्राथमिक कुंडली में जैसे हमने धारा के मान में परिवर्तन किया तो दूसरी कुंडली में चुंबकीय में फ्लक्स जो होता है उसमें परिवर्तन होने के कारण प्रेरित धारा या विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर प्रेरित धारा और यही धारा जो धारा होती है इसी को हम यूज करते हैं, यानी इसी को हम अपने काम काज के लिए यूज करते हैं। अब ये आपने सिद्धांत में लिख दिया। सिद्धांत के बाद आप लिखेंगे ट्रांसफार्मर के प्रकार। जितना आपको पूछता है उतना ही लिखना है, ये नहीं सब कुछ भरते जा रहे हैं, उतना सब कुछ नहीं करना है। जो पूछे टू द पॉइंट आपको वहीं लिखना है। अब ट्रांसफार्मर के प्रकार कितने होते हैं? देखिए ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई क्या होता है? जो ट्रांसफार्मर निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज को उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से कम होती है। अब ऊंचाई क्या होता है? ध्यानपूर्वक समझिए। जैसे मान के चलो 5 एम्पियर की धारा हमें मिल रही है, मान के चलो 5 एम्पियर की धारा मिल रही है और हमें चाहिए कितनी? 10 एम्पियर की। जैसे कोई ट्रांसफार्मर है जहाँ से 5 एम्पियर की धारा मान के चलो खंभे से 5 एम्पियर की मिल रही है और हमें चाहिए कितनी? 10 एम्पियर की। तो 10 एम्पियर की धारा किस तरीके से? तो हमें कौन सा ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा? ऊंचाई ट्रांसफार्मर वो होता है जो कम धारा को ज़्यादा धारा में बदल देता है। और उसमें क्या होता है? जो प्राथमिक कुंडली होती है उसमें फेरों की संख्या कम होती है। प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या ज़्यादा होती है। यहाँ पर लिखा है प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से कम होती है, यानी पहले में कम होती है दूसरी में ज़्यादा होती है। ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि हमें ज़्यादा बिजली चाहिए इसलिए द्वितीय कुंडली में हम ज़्यादा फेरे रखते हैं, और अगर कम चाहिए होती तो हम प्राथमिक कुंडली से द्वितीय कुंडली में कम रखते हैं, यानी फेरों की संख्या कम रखते हैं। आपको 1-2 बार समझ लेना। ऊंचाई यानी जो उच्च करता है, जो धारा के मान को बढ़ा दे, वहीं ऊंचाई। और अपचाई क्या होता है? जो घटा दे, यानी कम हमें धारा चाहिए तो हम अपचाई लगाएंगे, ज़्यादा धारा चाहिए तो ऊंचाई लगाएंगे। तो अपचाई क्या होता है? जो ट्रांसफार्मर उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलता है वो क्या कहलाता है? अपचाई ट्रांसफार्मर कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचाई ट्रांसफार्मर। इसमें प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है। अब प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या जो होती है वो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या से अधिक होती है, क्योंकि हमें अपचाई चाहिए तो हम द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम रखेंगे, यानी कम हमें धारा चाहिए तो कम कुंडली में जो द्वितीय कुंडली है उसमें कम फेरों की संख्या, अगर ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा हम रखेंगे फेरों की संख्या। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर रचना अगर पूछ रहा है तो लिखना है, नहीं पूछ रहा है तो आपको यहाँ पर समझ लीजिए कब, क्योंकि ये एक टॉपिक में जितने टॉपिक बन सकते हैं उतने सब कुछ मैं इसी में इंक्लूड कर दिया हूँ। आप इनको तैयार ज़रूर कर लेना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सभी टॉपिक पूछेगा। जितना पूछेगा उतना आपको, जैसे वहाँ पर सिद्धांत पूछा था और कार्यविधि, तो सिद्धांत और कार्यविधि आप लिख लेंगे। और अगर आपसे पूरा पूछे कि व्याख्या कीजिए ट्रांसफार्मर सिद्धांत और कार्यविधि की व्याख्या, तो सब कुछ आपको लिखना है। तो रचना आप समझ लेते हैं, रचना किस तरीके से होती है। देखिए इसमें नरम लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पटलित क्रोड बनाते हैं।
जो नरम लोहे की पत्तियां होती हैं उनको एक के ऊपर एक रखकर आयताकार पटलित क्रोड बनाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो पत्ती इस तरीके से रखी है ना आयताकार, इनको एक के ऊपर एक रखा गया है और क्या बना दिए हैं, पटलित क्रोड, यानी एक ठोस क्रोड बना दिए हैं। और जैसे तथा तांबे का तार लपेटकर, तांबे के तार को लपेटकर दो कुंडलियां बनाई जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं तांबे का तार लपेटा हुआ है और ये दो कुंडली बनाई जाती हैं। और प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ देते हैं। जो प्राथमिक कुंडली है इसमें कौन सा जोड़ते हैं, जो आने वाली धारा है खंभों से जो आती है धारा, उसको जोड़ देंगे। और द्वितीय कुंडली में अपने कामकाज के लिए जो हमारे गाँव में धारा आती उसको इसमें तार जोड़ देंगे। तो आप ध्यानपूर्वक यहाँ पर सबसे पहले पतली जो लोहे की पत्तियां होती हैं उनको एक के ऊपर एक रखा हमने और क्रोड बना लिए, एक पटलित क्रोड, आयताकार क्रोड बनी। और क्रोड बनी तो हम दो कुंडलियां बना लिए तांबे का तार लपेटकर। और प्राथमिक कुंडली में हम क्या जोड़ दिए, प्रत्यावर्ती यानी आने वाली एसी जो करंट है उसको जोड़ देंगे। अब जैसे आपने इतना किया और यही आपको लिखना है रचना में। रचना में आपको ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, बस उतना ही लिखना था। अब लिखेंगे कार्यविधि। कार्यविधि आपकी क्या है, जो हमने सिद्धांत समझा था वहीं आपको थोड़ा यहाँ पर घुमाकर लिख देना है कार्यविधि को। जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज, जब प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़कर उसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण द्वितीय कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यही इसके कार्यविधि है। और जैसे प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है वहीं हमारे काम के लायक हो जाती है। जो धारा यानी हमें ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कुंडली में फेरक संख्या कर दी है, वो प्रेरित धारा ज़्यादा उत्पन्न करेगा तो ज़्यादा बिजली मिलेगी। यही आपको लिखना है कार्यविधि में। कार्यविधि में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, जो सिद्धांत में लिखा था उसी को घुमा फिरा कर यहाँ पर हमने थोड़ा बता दिया है, बस उतना टू द पॉइंट लिखना ही नहीं। भर के जा रहे हैं, चार चार पन्ने निबंध जैसा बना दिए, वो कुछ आपको नहीं करना, क्योंकि और भी क्वेश्चन करने के लिए होते हैं। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम से अब आपको थोड़ा यहाँ से ध्यान देना है। कार्यविधि जैसे लिखेंगे, लिख दिया आपने, उसके बाद में हेडिंग डालेंगे फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम से। तो जो अब हम निकालेंगे विद्युत वाहक बल, यानी प्राथमिक कुंडली में कितना विद्युत वाहक बल यानी प्रेरित धारा कितनी है और जो विद्युत वाहक बल है वो कितना है, दूसरी जो कुंडली है उसमें विद्युत वाहक बल जो है वो कितना है। तो यहाँ पर ईपी लिखा है, पी का मतलब है प्राइमरी और ई का मतलब विद्युत वाहक बल, यानी प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल यहाँ पर लिख भी रखा है प्राथमिक कुंडली के लिए, द्वितीय कुंडली के लिए। ई जो है, एस क्या है सेकेंडरी और ये क्या है ई विद्युत वाहक बल। तो प्राथमिक कुंडली में जो विद्युत वाहक बल होगा वो उसकी जो फेरों संख्या एनपी होगी, यानी प्राथमिक कुंडली में जो फेरों संख्या है एनपी और डी फाई अपान में डी टी, यानी वो चुंबकीय फ्लक्स के मान में जो परिवर्तन हो रहा है उसके बराबर होती है। यहाँ पर एन पी माइनस एन पी इंटू डी फाई अपान में डी टी, ये समीकरण आपको एक दे देना है। और जैसे आप समीकरण एक दिए, दूसरी कुंडली में भी क्या होगा भाई, दूसरी कुंडली है तो यहाँ पर फेरों की संख्या क्या हो जाएगी, एन एस हो जाएगी, यानी सेकेंड कुंडली या सेकेंडरी कुंडली में फेरों की संख्या एन एस और डी फाई अपान में डी टी, ये क्या है चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन, डी फाई अपान में डी टी। और माइनस के साइन आपको दोनों में लगा देने हैं। इन दोनों को समीकरण क्या दे देना, एक और दो। जैसे आप समीकरण एक और दो दिए तो आपको थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है। अब लिखेंगे समीकरण एक में दो से भाग देने पर, या इस तरीके से आप लिख देंगे एक भाग दो। अब एक भाग दो दोनों को भाग दे देना, ई पी अपान में ई एस इधर हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा एन पी माइनस एन पी अपान में डी फाई अपान में डी टी हो जाएगा। और यहाँ से अपान में क्या हो जाएगा एन एस इंटू डी फाई अपान में डी टी। अब माइनस से माइनस यहाँ कट गया, दोनों कट गया, डी फाई अपान में डी टी से डी फाई अपान में डी टी कर गया। यहाँ आपको क्या मिला, यहाँ आपको मिला एन पी और यहाँ एन एस, तो ये ई इसके बराबर हो जाएगा ई पी और ई एस इसके बराबर, तो ई पी अपान में ई एस इक्वल टू हो जाएगा एन पी अपान में एन एस। यहीं तक आपको लिखना था और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इतना ही आंसर आपको लिखना है। जितना आप, मैं 101% गारंटी के साथ कहता रहता हूँ, इसी में का कुछ ना कुछ आपको टॉपिक देखने को एग्जाम में मिल ही जाएगा। 5 नंबर में मिले चाहे 3 नंबर में मिलेगा तो मिलेगा, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ। आप इसी को बारीकी से एक बार तैयार ज़रूर कर लें, बहुत आसान है, 1-2 बार जब पढ़ेंगे तो सब कुछ आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। अब चलिए देखते हैं अगला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसके बारे में। अगला जो टॉपिक है वो पदार्थों का वर्गीकरण है, यानी चालक पदार्थ क्या होते हैं, अचालक पदार्थ क्या होते हैं और अर्धचालक पदार्थ क्या होते हैं, इनके बारे में बारीकी से आपको समझना है। तो चलिए समझ लेते हैं चालक, अचालक और अर्धचालक। देखिए चालक पदार्थ, सबसे पहले चालक पदार्थ समझिए, वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है या वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है
चालक पदार्थ कहलाते हैं। अब चालक पदार्थ क्या होते हैं, जैसे मान के चलो एक लोहे की या तांबे की आपने छड़ी ले ली, उसमें जैसे ही आप धारा प्रवाहित करेंगे आसानी से उसमें प्रवाहित हो जाएगी। तो ये सब क्या हैं, ये सब चालक हैं। तो ये जिनमें इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो सकते हैं आसानी से, या जिनमें धारा का प्रवाह आसानी से हो सकता है। इलेक्ट्रॉन देखिए प्रवाहित होंगे तो हम वहीं क्या उत्पन्न करते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। इसी की विपरीत दिशा में क्या बहती है, इलेक्ट्रॉन जिधर बह रहे हैं, मान के चलो इधर बह रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसके विपरीत दिशा में क्या बहती है, धारा। यानी इलेक्ट्रॉन जब बह सकते हैं तो धारा भी बहेगी, और जब धारा बह सकती है तो ये सब पदार्थ क्या कहलाएंगे, चालक पदार्थ कहलाएंगे। अब यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये ध्यानपूर्वक समझिए। अगला जो है, जैसे हम क्या उदाहरण में क्या लिखेंगे आप चालक पदार्थ में, जैसे तांबा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी, जस्ता, ये सब क्या है, ये सब चालक पदार्थ हैं। अब अचालक क्या होता है, अचालक ध्यानपूर्वक समझिए। चालक और अचालक, जिसमें धारा का प्रवाह होता है वो चालक, और जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता वो अचालक। बस वहीं आपको लिखना है। वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य पाई जाती है। अब ये तो आपको नहीं समझ में आएगा कि शून्य पाई जाती है, ये सब क्या है, तो बस आप ध्यानपूर्वक समझिए। वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। बस आपको आसान परिभाषा आपको ध्यान रखनी है। अगर बढ़ा चढ़ा कर लिखना है, यानी ज़्यादा अंक में पूछ लिया है, तो आपको इस तरीके से आपको लिख देना है बढ़ा चढ़ा कर थोड़ा। यानी वे पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या शून्य पाई जाती है, या वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, अचालक पदार्थ कहलाते हैं, अचालक पदार्थ कहलाते हैं। बस आपको इतना अचालक में लिखना है। जिसमें धारा का प्रवाह होता है वो चालक पदार्थ, जिसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है वो अचालक पदार्थ। अब क्या अर्धचालक क्या है, अब जैसे अचालक जो है, अचालक में क्या है, उदाहरण में लिख देंगे आप, लकड़ी, प्लास्टिक, रबड़, कागज़, इनमें धारा का प्रवाह नहीं होता है। आप लकड़ी के एक छोर में करंट प्रवाहित कीजिए, दूसरे छोर को पकड़िए, नहीं होगा। अब ऐसा नहीं गीली लकड़ी ले लिए, बिल्कुल भीगी हुई लकड़ी ले लिए, पटक देगा उठाकर, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको करना है वो लकड़ी लेनी है जो सूखी हो, बिल्कुल कैसी हो, सूखी। प्लास्टिक में आपको धारा जो प्रवाहित नहीं होती तो करंट नहीं लगेगा। प्लास्टिक आप पहन लीजिए, उसके बाद में करंट को छुइए, तब आपको करंट नहीं लगेगा। अब क्या है, अर्धचालक पदार्थ। अर्धचालक क्या होते हैं, अब ये तो ना तो चालक पदार्थ है ना अचालक है, ये क्या है, अर्धचालक। अर्धचालक यानी इसमें थोड़ी बहुत धारा का प्रवाह होता है। अब यहाँ पर लिखेंगे, वह पदार्थ जिनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या चालक पदार्थों से कम परंतु अचालक पदार्थों से अधिक पाई जाती है। चालक पदार्थों से कम पाई जाती है, अचालक पदार्थों से अधिक मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या जिस पदार्थ में पाई जाती है वही क्या कहलाते हैं, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। या वे पदार्थ जिनमें धारा का प्रवाह चालक पदार्थ से कम परंतु अचालक पदार्थ से अधिक होती है, अर्धचालक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस आदि। तो ये थे चालक, अचालक और अर्धचालक। बहुत आसान है, एक बार जैसे ही आप PDF डाउनलोड करेंगे पढ़ ज़रूर लेना। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप भूल ना जाएं कि इसको पढ़ना भी है। जो टॉपिक बता रहा हूँ, जितने भी बच्चे सोच रहे हैं मैं फेल हो जाऊँगा, फेल होने का चांस बिल्कुल भी नहीं है। बस आप इसको एक बार पढ़ेंगे, बारीकी से तैयार कर लेंगे। देख रहे हैं PDF, एक PDF को बनाने में लगभग मेरे को आधे घंटे लगता है, एक क्वेश्चन की PDF बनाने में। और यहाँ पर सोचिए मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो इम्पोर्टेंट है, सभी की PDF बनाकर। तो सब कुछ आपको बारीकी से प्रोवाइड कराऊँगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। अगला क्वेश्चन क्या है, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। ये भी 5 अंक में भर भर के पूछा जाता है, बारीकी से आप इसको तैयार करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं क्या है भाई मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में एक विशेष सिद्धांत प्रस्तुत किया, जिसे मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कहते हैं। यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिए कि मैक्सवेल नामक जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने विद्युत चुंबकीय जो तरंगे थे उनके संबंध में एक विशेष सिद्धांत प्रस्तुत किया, यानी एक सिद्धांत दिया जिसे हम मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कहते हैं। आप जैसे लिखना चालू करेंगे सबसे पहले आप बताएंगे कौन से वैज्ञानिक थे, किसके संबंध में इसको दिया गया। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में दिया गया, इसलिए मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कहते हैं। रेड कलर से तो मिट ही जा रहा है, तो आप थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझते हुए चलना। अब मैक्सवेल का जैसे आप लिखे ये सिद्धांत वगैरह किस वजह से दिया गया था भाई, विद्युत चुंबकीय तरंगों के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया था, किसने, मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने, जिसे हम मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत कहते हैं। अब आगे उसके बाद में आप लिखेंगे मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत के अनुसार। अब ये सिद्धांत तो दिया गया, अब उसके बाद में इन्होंने इस सिद्धांत के जरिए क्या बताया है वो समझते हैं। देखिए, जब आवेशित कण तेज गति करता है, लिखा है जब कोई आवेशित कण तेज गति करता है तो ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है, और उन्हीं तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं।
इस जो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत था, इस सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा कि जब भी कोई आवेशित कण यानी जिस पर आवेश उपस्थित हो वो कण वो तेजी से जब गति करता है तो ऊर्जा तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है। यानी उससे जो ऊर्जा निकल रही है वो किसके रूप में निकलेगी? तरंगों के रूप में उत्सर्जित होती है यानी निकलती है। और उन्हीं तरंगों को, जो तरंगे निकल रही हैं ऊर्जा रूपी तरंगे, उन्हीं तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। उन्हीं तरंगों को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो पहला तो ये बताया कि जब भी कोई आवेशित कण तेज गति करता है तो जो ऊर्जा है वो तरंगों के रूप में उत्सर्जित होने लगती है, और वहीं तरंगे क्या कहलाते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाते हैं, या इन्हीं तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। अब दूसरा जो इन्होंने पॉइंट बताया वो कहा इन्होंने तरंगों के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यानी जो तरंगे हैं वो किसी भी माध्यम की आवश्यकता इनको नहीं होती, वो कहीं भी आ जा सकती हैं। जो तरंगे होते हैं, वेव तरंगे दिखती भी नहीं है, आपको सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे समझते हैं इस सिद्धांत के अनुसार क्या बताया गया हमें। अगला जो इन्होंने पॉइंट बताया, यह तरंगे विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र के परस्पर लंबवत होने के साथ साथ तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होती हैं। इन्होंने बताया ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं ये जब चलती हैं तो इनमें जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, यानी जो विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र होता है उसके ये परस्पर क्या होते हैं? लंबवत होती है। यानी इस तरीके से इस दोनों की क्या होती हैं? लंबवत होती हैं। और उसी के साथ साथ तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। यानी तरंग संचरण की दिशा इस तरीके से है तो ये इसके भी लंबवत होती हैं, इसके भी क्या होते हैं? लंबवत, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए चलती हैं। तो ये दूसरी यानी तीसरी बात इन्होंने बताई। अगला जो इन्होंने पॉइंट बताया वो चलिए समझ लेते हैं। पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अगला जो पॉइंट यहाँ पर बताया इन्होंने, ये क्या बताया? चौथा पॉइंट, मैक्सवेल ने गणना के अनुसार यह भी सिद्ध किया कि विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड का होता है। यानी इन्होंने भाई गणना की, कैलकुलेशन किया और सिद्ध किया कि विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती हैं उनका वेग यानी उनकी गति कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, अर्थात प्रकाश की चाल के बराबर होती है। कितनी होती है? प्रकाश की चाल की बराबर होता है। अब ध्यानपूर्वक आप समझिए कि जब प्रकाश की चाल के बराबर विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, उनका वेग है, तो जो प्रकाश का वेग होगा वो भी इनके बराबर होगा। भाई दोनों = हैं, यानी 5 बराबर है 5 के, तो ये वाला भी 5 बराबर होगा इस 5 के, होगा कि नहीं होगा? यानी प्रकाश की जो चाल है वो बराबर है विद्युत चुंबकीय तरंगों के, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल है वो प्रकाश की चाल के बराबर है। तो इसी निष्कर्ष के अनुसार यहाँ पर अगला जो पॉइंट आप लिखेंगे, इसके निष्कर्ष पर मैक्सवेल ने बताया कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। यानी जब दोनों की चाल सेम है तो दोनों किस तरीके से चल रहे हैं? ये प्रकाश है वो किस तरीके से चल रहा है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो ये 5 पॉइंट आप मेंशन करेंगे और 5 अंक अपनी झोली में भर लेंगे। 5 अंक, जो 5 पॉइंट मैंने बताए, अगर आप इतने मेंशन कर देंगे तो पाँचों आप अंक अपनी झोली में भर सकते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत। इसको आप बारीकी से तैयार कर लेंगे, PDF में प्रोवाइड कर दूंगा। अगला जो क्वेश्चन है, लेंस के नियम से आप क्या समझते हैं? यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ये लेंस हो गया है, इसको लेंस होना चाहिए था। तो ध्यानपूर्वक आप समझेंगे कि लेंस के नियम से आप क्या समझते हैं? लेंस का नियम है उससे आप क्या समझते हैं? क्या यह ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है? ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार जरूर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेंस का नियम। लेंस के नियम के अनुसार किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है। यानी लेंज का जो नियम कहता है वो कहता है किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार होती है कि वह सदा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। जो कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है तो वह उसकी जो दिशा होती है वो सदा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है, इस नियम के अनुसार, यानी लेंज के नियम के अनुसार। लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है क्योंकि जब किसी कुंडली के पास चुंबक को लाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त होती है। कैसे? एंटी क्लॉकवाइज, यानी जो जिस तरीके से घड़ी घूमती है उसके उल्टा साइड की दिशा के अनुसार कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा होती है, जिसके कारण वह उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। बात घुमा फिराकर वहीं आपको बतानी है कि जब भी हम कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक जो बल की दिशा होती है, जो प्रेरित विद्युत वाहक
बल की दिशा होती है वो सदा उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। यहाँ पर वही मैंने फिर से लिखा है, इसलिए लिखा है क्योंकि आपको अनुकूल दिखाना है। जो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है कि भाई क्या यह ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है, तो वहीं आपको यहाँ से बताना है लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है, क्योंकि जब किसी कुंडली के पास चुंबक को लाते हैं तो कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा वामावर्त यानी एंटी क्लॉकवाइज, यानी जिस तरीके से घड़ी घूमती है उसके उल्टा साइड को, उस तरीके से इसकी दिशा होती है, किसकी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा, जिसके कारण सदा वह उस कारक का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। अतः चुंबक को कुंडली के पास लाने में एक यांत्रिक कार्य करना पड़ता है। जब हम चुंबक को लाते हैं कुंडली के पास, अब मान के तो उस कारक का विरोध कर रही है जिसके कारण वह उत्पन्न हुई, तो उसको पास लाने में हमें क्या करना पड़ेगा, एक यांत्रिक कार्य करना पड़ेगा जो विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित हो जाता है। अतः हम यह कह सकते हैं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। अतः हम यह कह सकते हैं कि लेंज का जो नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के अनुकूल है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी बारीकी से तैयार कर लेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। अभी जो हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण देखा, विद्युत वाहक बल देखा, वहीं यहाँ पर आपको बताना है जब किसी कुंडली से संबंध उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन करते हैं, यानी जब किसी कुंडली से संबंध उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तब क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। जो लेंज का नियम था वहीं आपको यहाँ पर थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा गया है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, उसमें विद्युत चुंबकीय यानी जो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था, वहीं यहाँ पर आपको बताया जा रहा है जो चुंबकीय फ्लक्स के मान में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। यदि परिपथ बंद होता है तो एक धारा प्रवाहित होने लगती है। तो एक धारा प्रवाहित होने लगती है, इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसी घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक एक बार फिर से इसको समझिए। जब किसी कुंडली से संबंध उसके चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जो चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले परिवर्तन का विरोध करता है। यदि परिपथ बंद होता है तो एक धारा प्रवाहित होने लगती है। इसी घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और ये जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है या अन्योन प्रेरण है, आप ध्यानपूर्वक समझना। इसी तरीके से जो हमारा अभी ट्रांसफार्मर हमने पढ़ा है, इसी तरीके से वो भी काम करता है। ये थोड़ा आप ध्यान देंगे। अगला जो प्रश्न है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा तथा मात्रक लिखिए। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा और इसका क्या लिखना है, मात्रक लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं भाई। उत्तर में लिखेंगे आप विद्युत फ्लक्स में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत क्षेत्र से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यहाँ पर थोड़ा एक बार फिर से समझिए, थोड़ा बहुत डिस्टर्ब हुआ। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी जब भी विद्युत क्षेत्र होगा, इसके अभिलंबवत जो गुजर रही विद्युत बल रेखाएं होंगी, उन्हीं की कितनी संख्या गुजर रही है, उसी को अगर हम माप लेते हैं तो वहीं क्या कहलाएगी, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। वहीं क्या कहलाती है, विद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम तथा वोल्ट मीटर भी होता है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलाम, और वोल्ट मीटर भी इसका मात्रक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बारीकी से तैयार करते हुए चलेंगे। जितने क्वेश्चन आपको बन रहे हैं और जो आसान है, देखिए कई सारी डेरिवेशन है, जैसे सूक्ष्मदर्शी हो गया और दूरदर्शी हो गया, ये सब टॉपिक मैं बोर्ड पर करा दूंगा, उसके लिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो बड़े बड़े टॉपिक हैं, जो छोटे छोटे टॉपिक हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, उनको मैं PDF के जरिए करा रहा हूँ। और जो बड़े भी टॉपिक हैं, जैसे 5 अंक वाले और आसान टॉपिक हैं जिनमें ज़्यादातर थ्योरी है, याद करने वाली चीज़ें, वो भी मैं PDF के जरिए करा रहा हूँ, ताकि कम समय में आपको समझा दिया जाए और आप PDF डाउनलोड करके इसको लिख भी लेंगे। अगर मैं बोर्ड पे बताता तो आपको स्क्रीनशॉट लेना पड़ता, टाइम लगता और समझाने में भी टाइम लग जाता, इसलिए मैं आपको PDF के जरिए करा रहा हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, सभी आप बारीकी से तैयार कर लेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है। रेखीय जो आवेश घनत्व होता है उससे आपको क्या तात्पर्य है, यानी आप क्या समझते हैं। किसी तार की प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। मान लीजिए ये कोई तार है, इसके प्रति एकांक यानी 1 मीटर जो लंबाई है इसकी, इस पर जितना आवेश उपस्थित होगा
उसी को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। अतः रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, लेमडा जो होता है। रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से। चलिए थोड़ा इसको मिटाता हूँ मैं यहाँ पर। रेखीय आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित करते हैं, लेमडा से। लेमडा इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान में एल होता है, क्यू अपान में एल। तो वही यहाँ पर अतः रेखीय आवेश घनत्व लेमडा इक्वल टू क्यू बाई एल होता है। और इसका मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर यूनिवर्स होता है। क्या मात्रक होता है जी, सेंटीमीटर यूनिवर्स होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में आपको पूछा जाएगा। मैक्सिमम 2 नंबर, मिनिमम 2 नंबर में, मैक्सिमम 2 नंबर, मिनिमम भी 2 नंबर आप मान सकते हैं, क्योंकि 2 ही नंबर में ये पूछा जाता है। तो वो सब कुछ मैं लेकर आया हूँ जो पूछे जाते हैं और आसान है। और अगला क्या है, विद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए, इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र भी दीजिए। पहले हमें क्या करना है, विद्युत द्विध्रुव क्या है उसको परिभाषित करना है। फिर उसका जो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र होता है उसको हमें आपको बताना है। चलिए लिख लेते हैं भाई, किस तरीके से लिखेंगे। जब 2 बराबर लेकिन विपरीत आवेश अल्प दूरी पर एक दूसरे के अल्प दूरी पर स्थित हों। यहाँ पर लिखा हुआ है, जब 2 बराबर लेकिन विपरीत अल्प आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो इस प्रकार का जो निकाय बनता है वही क्या कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अब चलिए इसको एक बार फिर से यहाँ से समझ लेते हैं। जैसे हमने लिया, ये क्यों आवेश है और ये क्यों आवेश है, ये अल्प आवेश हैं और एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हैं। ये जो दूरी 2l है, यही जो इस तरीके से निकाय बन गया, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब ये जो एक निकाय बन रहा है, यानी ये जो रूपरेखा बन रही है इसकी, इसी को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। इसको क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव। अब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का हमें सूत्र देना है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम पी से दर्शाते हैं। पी इक्वल टू होता है, इसमें से कोई भी आवेश एक उठा लीजिए, तो हम क्यों उठा लिए। अब मानिए जैसे हम क्यों उठाए, तो क्यों में ये जो दूरी है बीच की 2l, इससे गुणा कर देंगे। यही हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। और यही यहाँ पर हमने लिख भी रखा है, ज़्यादा कुछ है नहीं, बस एक बार समझना है। जब 2 बराबर लेकिन विपरीत, सॉरी ये क्या हो गया भाई, कट रहा है। जब 2 बराबर लेकिन विपरीत अल्प आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों तो इस निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। यदि आवेश क्यू माइनस क्यू तथा प्लस क्यू हो तथा इनके बीच की दूरी 2l हो, जैसा मैंने आपको दिखाया चित्र द्वारा बनाकर, तो उसमें आपका विद्युत द्विध्रुव क्या हो जाएगा, द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा, P इक्वल टू क्यू इंटू 2l हो जाएगा। यानी कोई भी एक आवेश उठा लेना है, उसमें आपको जो उसके बीच की दूरी है उससे गुणा कर देना है। इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक सेंटीमीटर होता है। इसका मात्रक क्या होता है, सेंटीमीटर। ये देखिए, सॉरी सेंटीमीटर नहीं, कूलम मीटर होता है, सॉरी गलती होगी, सेंटीमीटर नहीं कूलम मीटर। तो आपको ये बारीकी से थोड़ा ध्यानपूर्वक देखना। यहाँ पर बीच में क्या लगा हुआ है, एक डैश जैसा साइन लगा हुआ है, इसलिए आप इसको बारीकी से समझेंगे। कूलम मीटर है, ये क्या है, कूलम मीटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार जरूर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन चलिए समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभव प्रवणता को परिभाषित कीजिए। अब विभव प्रवणता क्या है उसको परिभाषित करना है। विभव प्रवणता किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता किसी विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की ऋणात्मक दर को विभव प्रवणता कहते हैं। सूत्र के हिसाब से किस तरीके से करेंगे हम, जैसे मान लीजिए विभव क्या है जी, चलिए एक बार यहाँ पर हम करते हैं। जैसे हमने लिया E, विभव प्रवणता E इक्वल टू क्या होता है, माइनस, देखिए लिखा है विद्युत क्षेत्र क्या है E, विद्युत क्षेत्र में दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की ऋणात्मक दर में। तो ऋणात्मक के लिए माइनस लगा दिए, और किसके, विभव यानी V के परिवर्तन किसके, दूरी के सापेक्ष, दूरी R मान लिए और विभव क्या है V, तो स्मॉल d और स्मॉल d, या डेल्टा भी आप इसको कर सकते हैं। डी की जगह क्या कर सकते हैं, डेल्टा भी कर सकते हैं। यही है विभव प्रवणता। ये इसका सूत्र भी आप लिख देंगे, बहुत आसान सूत्र है, ध्यानपूर्वक आपको इसको जैसे पढ़ेंगे सबको समझ में आ जाएगा। विभव दूरी के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। विभव प्रवणता क्या होता है, ऋणात्मक दर के बराबर होता है। यही आप समझेंगे ध्यानपूर्वक। अगला क्वेश्चन चलिए समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ की विशेषताएँ क्या हैं। समविभव पृष्ठ की जो विशेषताएँ हैं वो क्या हैं, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए हम बता देते हैं भाई। समविभव पृष्ठ किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई एक ऐसा पृष्ठ जिस पर स्थित सभी बिंदु समान विभव पर हों।
यानी कोई एक ऐसा पृष्ठ लेना है, विद्युत क्षेत्र में स्थित कोई ऐसा पृष्ठ जहाँ पर सभी बिंदुओं पर क्या हो, समान विभव है। यानी ये बिंदु हम ये कोई पृष्ठ लिए तो यहाँ पर भी समान विभव 5 वोल्ट का मान लीजिए, यहाँ भी 5 वोल्ट, यहाँ भी 5 वोल्ट। तो यानी जहाँ ऐसा पृष्ठ होना चाहिए जिसके सभी बिंदुओं पर क्या हो, विभव समान हो, उसे हम समविभव पृष्ठ कहते हैं। तो यही यहाँ पर हमने लिख रखा है, समविभव पृष्ठ कहलाता है। विशेषताएं लिख देंगे, किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य शून्य होता है। किसी आवेश को समविभव पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है वो कैसा कितना होता है, शून्य होता है। समविभव पृष्ठ के समीप विद्युत क्षेत्र की दिशा समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ के समीप विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो समविभव पृष्ठ के लंबवत होती है। क्या होती है, लंबवत। अगला जो आप इसी में पॉइंट मेंशन करेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो ये 2 ही पॉइंट है, इसमें ज़्यादा मेंशन करने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है। अगर ज़्यादा मेंशन करेंगे बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। ये 2-3 नंबर में एचटी पूछा जाता है। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, समविभव पृष्ठ, ये 2-3 नंबर में अगर विशेषताएँ पूछ लिया तो 2 नंबर में, अगर समविभव पृष्ठ पूछ लिया 2 या 3 नंबर में, अगर विशेषताओं के साथ अगर समविभव पृष्ठ, तो आप समझिए 1 नंबर में पूछा हुआ और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है। समविभव यानी सम यानी समान, विभव यानी विभव। ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव क्या हो, समान हो, समविभव पृष्ठ कहलाता है। ज़्यादा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखनी है, फिर उसके बाद में मात्रक लिखना है। तो चलिए लिख लेते हैं भाई। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी जो विद्युत क्षेत्र है उसके किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश का जो अनुपात होता है उसी को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कूलम होता है। माना विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश क्यू नॉट, यानी माना कोई विद्युत क्षेत्र है जिसमें किसी बिंदु पर रखा परीक्षण आवेश क्या है, क्यू नॉट है। इस पर लगने वाला बल कितना है भाई, एफ है। तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, इक्वल टू एफ अपान में क्यू नॉट हो जाएगी। यही आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा और इसके जो मात्रक है और सूत्र उसमें लिखना है। और ये जो क्वेश्चन है 3-4 नंबर में आसानी से आपको पूछ लिया जाएगा और बहुत आसान है। बस आपको एक बार पढ़ना है, ध्यानपूर्वक समझना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। क्या है भाई, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल, यानी विद्युत क्षेत्र में कोई परीक्षण आवेश क्यू नॉट रखा है, उस पर जो बल लग रहा है एफ, तथा वो जो परीक्षण आवेश क्यू नॉट है उसी का अनुपात कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल एफ और तथा परीक्षण आवेश का जो अनुपात है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यही यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन बटे कूलम। इसको इस तरीके से भी लिखा जाता है कभी कभी, एन अपान में सी। तो ये न्यूटन बटे कूलम ही है। बारीकी से आप समझते हुए चलेंगे। अगला चलिए क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है, स्थिर विद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। स्थिर विद्युतिकी में गॉस के नियम का भी हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत है इसको है नहीं। फिर से एक बार आप इसको पढ़ लेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से आया है तो समझिए कितना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप एक बार ज़रूर पढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक पढ़ना जरूर है आपको। ये 2-3 नंबर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। धनात्मक तथा ऋणात्मक फ्लक्स का क्या अभिप्राय है। अब यहाँ पर थोड़ा आपको ध्यान देना है। देखिए कहा गया है विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। अभी एक बार तो हम परिभाषित कर ही चुके हैं, फिर से करना है, क्या दिक्कत है, कर लेते हैं भाई। किसी विद्युत फ्लक्स में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के लंबवत दिशा में गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहते हैं। यानी किसी भी विद्युत क्षेत्र में उससे लंबवत, विद्युत क्षेत्र में कोई पृष्ठ है उससे लंबवत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है उसी को अगर माप लेते हैं तो वही क्या कहलाता है, विद्युत फ्लक्स कहलाता है। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात फाई ई इक्वल टू होता है ई डॉट ए। ई क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और ए क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल है। मान लेते हैं कुछ भी क्षेत्रफल होगा तो वहीं आपको यहाँ पर लिखना है। तो फाई इक्वल टू जैसे ही डॉट प्रोडक्ट हटा, ये जो बिंदु आपको दिख रहा है ना इसमें, ये जो यहाँ पर छोटा सा बिंदु दिख रहा है, ये जैसे हटेगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ई ए कोस थीटा। क्या आ जाएगा, ई ए कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट हटता है तो कोस थीटा लग जाता है। ये आपको थोड़ा ध्यान देना है यहाँ पर। फिर उसके बाद में, अब ये तो हमने लिख दिया विद्युत फ्लक्स की परिभाषा। अब आगे आपको क्या लिखना है, ऋणात्मक और धनात्मक ये जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है। अब समझिए इसको।
यदि किसी बंद पृष्ठ से नेट विद्युत फ्लक्स भीतर प्रवेश हो रहा हो, यानी कोई भी पृष्ठ है अगर उससे नेट जो विद्युत फ्लक्स है वो भीतर, यानी जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो भीतर की ओर जा रही हैं, तो विद्युत फ्लक्स कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। कैसा होगा जी? ऋणात्मक। यदि बाहर आ रहा है तो क्या हो जाएगा? धनात्मक होगा। तो विद्युत फ्लक्स कैसा होगा? धनात्मक। अगर समझ लीजिए ये धनात्मक और ऋणात्मक साथ में पूछा है तो ये पूरे 4 या 3-4 अंक में पूछा हुआ है, मैक्सिमम 5 अंक में भी पूछ सकता है अगर इस तरीके से पूछा हुआ है। परिभाषा लिखेंगे आप, सूत्र लिखेंगे उसका, फिर उसके बाद में जैसे आप दिखाएंगे पूरा 3 से 5 अंक का ये क्वेश्चन हो जाता है। अगला चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा है संधारित्र की धारिता व मात्रक लिखिए। अब संधारित्र की धारिता क्या होती है या इसे संधारित्र की धारिता को क्या कहते हैं, परिभाषा इसकी क्या है, वह मात्रक लिखिए। तो लिख लेते हैं भाई, संधारित्र एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को संधारित्र की धारिता कहते हैं। यानी संधारित्र की एक प्लेट को जितना आवेश दिया गया है तथा दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर उत्पन्न हुआ है V, उसी के जो अनुपात होता है उसी को संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसका मात्रक फैराड होता है। अब ये आपको धारिता समझनी है। धारिता का सूत्र यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिया गया आवेश यानी सिग्मा मान लेते हैं और फिर उसके बाद में विभवांतर मान लेते हैं V। ये आपको थोड़ा अगर नहीं लिखना है तो मत लिखिए, क्योंकि इसमें अभी मेरे को डाउट लग रहा है, क्या पता गलत हो जाए। लेकिन आपको ये जो है वो ध्यान देना है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो सूत्र होता है C इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A होता है, अपान में क्या होता है? D होता है। और ये जो परिभाषा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, मोस्ट इंपॉर्टेंट परिभाषा है, इसको भी मैंने करा रखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, उसमें जाकर चेक करेंगे सब कुछ। बहुत सारे टॉपिक मैंने एडिट करा भी रखे, जो इसमें मैं बता रहा हूँ मैंने बोर्ड के जरिए भी समझा रखे हैं। तो जो मैं बता रहा हूँ वो आप जाकर ज़रूर चेक करना। कई सारे टॉपिक मैंने करा रखे हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। यहाँ पर हो सकता है आपको ना समझ में आए, लेकिन बोर्ड पर समझा रहा हूँ तो सब कुछ आपको समझ में आएगा, इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। अब चलिए अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है भंजक विभवांतर से क्या अभिप्राय है? भंजक विभवांतर से क्या अभिप्राय है? तो भंजक विभवांतर से क्या अभिप्राय है लिख देते हैं भाई। क्या ये से अभिप्राय पूछा या समझते हैं, ये भी पूछ सकता है। तो भंजक विभवांतर किसी पराविद्युत पदार्थ के सिरों के बीच उत्पन्न वह महत्तम विभवांतर है जिसे पराविद्युत बिना विद्युत भंजन के सहन कर सकता है। यानी किसी भी पराविद्युत पदार्थ के सिरों के बीच उत्पन्न वह महत्तम विभवांतर, यानी मिनिमम जो विभवांतर होता है, पराविद्युत पदार्थ उस विभवांतर को बिना भंजन के अगर सहन कर सकता है तो वही उस पराविद्युत पदार्थ का भंजक विभवांतर कहलाता है, यानी पराविद्युत का भंजक विभवांतर कहलाता है। फिर से समझ लीजिए, हो सकता है आपको दिक्कत हो रहा हो। किसी पराविद्युत पदार्थ के सिरों के बीच उत्पन्न वह महत्तम विभवांतर जिसे पराविद्युत बिना विद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उस पराविद्युत का भंजक विभवांतर कहलाता है। भंजक विभवांतर क्या होता है? किसी पराविद्युत पदार्थ के सिरों के बीच उत्पन्न वह महत्तम विभवांतर जिसे पराविद्युत बिना विद्युत भंजन के सहन कर सकता है, उस पराविद्युत का भंजन या भंजक विभवांतर कहलाता है। ये आप क्वेश्चन 1-2 बार पढ़ेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ज़्यादा टीम टाम करने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चन आपको लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, माथा फट रहा है, सर के ऊपर से जा रहा है, तो आप उसे छोड़ दीजिए। अभी आपको वो क्वेश्चन तैयार करने हैं जो हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो आसान भी लग रहे हैं। पता चले आप कोई ऐसी डेरिवेशन लेकर बैठ गए तो पूरा दिन या 1-2 दिन बचे हैं, आप उस दिन में पूरी वहीं एक डेरिवेशन ही करते रह गए, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ऐसा नहीं एक डेरिवेशन से पूरे आपको 70 अंक मिल जाएंगे, बाकी भी क्वेश्चन रहेंगे तो आप बाकियों को प्रेफरेंस देंगे, एक ही क्वेश्चन के पीछे क्यों पड़े हैं। तो जो पता चले एक क्वेश्चन के चक्कर में आपको 4 क्वेश्चन और तैयार हो सकते थे, वो भी छूट गए, तो ये ऐसा आप मत करना। तो अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन है आवेश की गतिशीलता को परिभाषित कीजिए। आवेश की गतिशीलता क्या होती है उसको परिभाषित कीजिए। किसी आवेश वाहक के अनुपात वेग Vd अनुगमन वेग, यहाँ अनुपात नहीं अनुगमन वेग, किसी आवेश वाहक के अनुगमन वेग Vd तथा आरोपित विद्युत क्षेत्र E के अनुपात को उस आवेश वाहक की गतिशीलता कहते हैं। उस आवेश वाहक की क्या कहते हैं? गतिशीलता। अब गतिशीलता को किससे म्यू से प्रदर्शित करते हैं? यानी जो विद्युत आवेश वाहक के अनुगमन वेग Vd है
और आरोपित उस पर जो विद्युत क्षेत्र लग रहा है उसका जो अनुपात होगा वही क्या कहलाता है, उसकी गतिशीलता कहलाता है। यानी म्यू इक्वल टू वी डी क्या है, अनुगमन वेग है, और ई क्या है, विद्युत क्षेत्र। और जैसे हम यहाँ पर इस तरीके से अनुपात में रख देंगे तो यही क्या कहलाएगी, गतिशीलता कहलाएगी। किसकी गतिशीलता, आवेश वाहक या आवेश की गतिशीलता। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप तैयार कर लेंगे। आसान परिभाषा है। 2 नंबर आप दो जब इकट्ठा करेंगे, हम जानते हैं एक एक अगर रुपया इकट्ठा किया जाए तो 100 दिन में कितने 100 रुपये हो जाएंगे, और 1000 दिन में 1000 रुपये। आप महत्व तो नहीं समझेंगे, पर एक एक जब इकट्ठा करेंगे, तब जब 1-2 साल इकट्ठा करेंगे तब उसके बाद में जो रुपये निकलेंगे तब वो अलग ही निकलेंगे। तो चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन या अपवाह वेग से आप क्या तात्पर्य करते हैं या समझते हैं, वो बताना है। इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं वहीं आपको यहाँ पर बताना है, या क्या तात्पर्य है। तात्पर्य पूछे चाहे समझना पूछे, बात सब बराबर है। क्या तात्पर्य क्या समझना, सब कुछ बराबर है। बस आपको ध्यानपूर्वक ये पढ़ना है क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग या अपवाह वेग भी पूछ ले तो भी वही है। इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरों की ओर गति करने के गति जो है उसके लिए प्रेरित करता है, अनुगमन वेग कहलाता है। इसे विधि से प्रदर्शित करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई के अनुदिश, यानी तार की जो लंबाई है उसकी ओर उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करने के लिए प्रेरित करता है, अनुगमन वेग कहलाता है। इसे वीडी से प्रदर्शित करते हैं। वीडी इक्वल टू क्या होता है, वीडी इक्वल टू होता है J/N। एन क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। कितना होता है, -19 कूलाम। इस तरीके से आप यहाँ पर दिखाएंगे, और कितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ये होता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी, बस वो आपको मत लिखना है, बस यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक समझना। और धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है वो भी मैंने करा रखा है प्रॉपर तरीके से, और वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी जाकर देख लेना। प्लेलिस्ट में सबकी बनी हुई है। अगला क्वेश्चन चलिए समझते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन है किसी विद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से आप क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है। किसी विद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से क्या अभिप्राय है। यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो यानी खर्च हो तो परिपथ में व्यय शक्ति 1 वाट के बराबर होती है। अब ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। 1 नंबर का क्वेश्चन क्यों मैं बता रहा हूँ, आप सोच रहे होंगे 5 का बताइए, 3 का बताइए। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत आसान है और कई बार पूछा हुआ है। तो समझ लीजिए 1 नंबर तो आपका यहीं से कंप्लीट हो गया। जब हर साल पूछा ही जाता है तो भाई क्या करना है, दिक्कत लिख लेंगे भाई, समझ लेंगे इसको। और कभी कभी ये MCQ में भी पूछ लिया तो क्या करेंगे, MCQ भी तो 1 नंबर का आता है, तो उसके लिए भी ये तैयार हो जाएगा। किसी विद्युत परिपथ में 1 वाट शक्ति से आप क्या समझते हैं। यदि किसी विद्युत परिपथ में 1 सेकंड में 1 जूल ऊर्जा व्यय हो तो परिपथ में व्यय शक्ति जो होती है वहीं क्या कितने के बराबर होती है, 1 वाट के बराबर होती है। यही हम समझते हैं भाई 1 वाट शक्ति से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन समझते हैं। धारा घनत्व की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। धारा घनत्व की परिभाषा लिखनी है और इसका क्या लिखना है, मात्रक लिखना है। चलिए लिख लेते हैं भाई। किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु पर प्रत्येकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, धारा घनत्व कहते हैं। किसी धारावाही चालक के किसी बिंदु पर प्रत्येकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली धारा को उस बिंदु पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे जे से प्रदर्शित करते हैं। माना किसी चालक में धारा आई तथा चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल ए और अभिलंबवत प्रवाहित हो रहा है। अब ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझना एक बार। माना किसी चालक में धारा आई, चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद जो क्षेत्रफल है, परिच्छेद का जो क्षेत्रफल ए है उसके अभिलंबवत प्रवाहित हो रही है धारा कौन, आई। तो धारा जो घनत्व होगा J = I/A हो जाएगा। तो धारा घनत्व क्या हो जाएगा, J = I/A। J क्या है, धारा घनत्व है, I क्या है जो धारा है, और A क्या है, क्षेत्रफल है। कौन सा क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल। अब इसका मात्रक क्या है, यहाँ पर बोला है धारा घनत्व का मात्रक भी लिखे। मात्रक क्या, एम्पियर/मीटर²। इसका मात्रक क्या होता है, एम्पियर/मीटर²। अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र से क्या अभिप्राय है, उपयुक्त आरेख की सहायता से समझाइए। तो आरेख यहाँ पर हमने बना रखा है। अब यहाँ पर समझिए भाई, एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है। जिस एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं,
समांतर और एवं क्या होते हैं, समदूरस्थ होते हैं, एक समान चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। उदाहरण जैसे एक लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र वो क्या होता है, एक समान होता है। जैसे एक लंबी धारावाही परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है। यहाँ पर जो धारावाही परिनालिका दिख रही है, इसका जो केंद्र है इस पर क्या होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है। कैसा होता है, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है, एक समान होता है। तो आरेख की तरह से अगर पूछा है तो समझ लीजिए 3 अंक का क्वेश्चन है और आप ये चित्र बनाकर आएंगे, पूरे 3 अंक अपनी झोली में रखकर चले आएंगे। तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को समझते हुए चलना है। सभी क्वेश्चन मैं आज करा दूंगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन आपके वहीं बचेंगे जैसे जो बड़ी बड़ी डेरिवेशंस हैं, और जो अगर मैं उन डेरिवेशंस को बताऊंगा भी तो हो सकता है एक बार में आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि बहुत बड़ी डेरिवेशन है। लेकिन मैं जब उसको अगर पीडीएफ के ज़रिए बताऊं तो नहीं समझ में आएगा। अगर मैं बोर्ड के ज़रिए बता दूं तो बिल्कुल आसान भाषा में सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं बोर्ड के ज़रिए उनको भी बता दूंगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, एम्पियर के परिपथी नियम का उल्लेख कीजिए। एम्पियर का जो परिपथी नियम है वो क्या है, उसका उल्लेख कीजिए। अब लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे एम्पियर का परिपथी नियम। किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदेश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। जिसे चुंबकीय जो गॉस की प्रमेय था बिल्कुल उसी तरीके से है। क्या है, किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र बी का रेखीय समाकलन पथ द्वारा घिरी नेट धारा का म्यू नॉट गुना होता है। अतः इंटीग्रेशन फाई, जैसे आप इसको लिखेंगे एम्पियर के परिपथी नियम को इस तरीके से लिखेंगे, ये जो दिख रहा ना ऐसे, और इसी में ये इंटीग्रेशन फाई होता है। ये क्या है, इंटीग्रेशन फाई। और बी डॉट डी एल, बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र, डी एल क्या है, ये तार की सूक्ष्म लंबाई होती है। ये इक्वल टू होती है म्यू नॉट आई के। म्यू नॉट गुना यहाँ ही बोल रहा है कि जो धारा होती है रेखीय समाकलन होता है वो धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो यहीं आपको दिखाना है इस नियम के अनुसार। एम्पियर का परिपथी नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसको मैंने प्रॉपर तरीके से करा भी रखा है, बोर्ड के जरिए भी कराया है। ध्यानपूर्वक आप प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। जो वो 5 अंक में पूछा जाता है, ये कितने अंक में, मैक्सिमम 2 या 3 अंक में, और वो 5 अंक में पूछा जाता है। इसलिए मैं इनको बता रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, इनसे भी नंबर मिलते हैं। ऐसा नहीं सब 5 अंक के ही पूछे जाएंगे। अगर 5 अंक के 5 पूछे जा रहे हैं तो कम से कम आपको 2-3 नंबर वाले भी 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आसान है। यहाँ पर देख लीजिए भाई कितनी बार पूछा हुआ है, 14 में पूछा, 15 में पूछा, 23 में पूछा है। क्या पता 25 में टपक जाएगी, 24 में नहीं पूछा है तो भाई क्यों हम अपना 1 नंबर जाने देंगे। लिख लेते हैं भाई। तो किस तरीके से बदलेंगे, धारा मापी की कुंडली में श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का शंट लगाना होगा। कैसे बदलेंगे धारा मापी को वोल्ट मीटर में, अगर 2 नंबर में पूछ रही है तो थोड़ा और बड़ा बना देंगे, इसी को लिख देंगे। धारा मापी को वोल्ट मीटर में इस प्रकार बदलते हैं कि धारा मापी की कुंडली में श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का शंट लगाना होता है। लगा देंगे, बदल जाएगा। तो कैसे बदला जाता है, धारा मापी की जो कुंडली होती है उसको उसके श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध का एक शंट लगा देंगे तो वही धारा मापी किस में बदल जाएगा, वोल्ट मीटर में बदल जाएगा। अब खुद देख सकते हैं आप कितनी बार ये पूछा हुआ है एग्ज़ाम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तैयार ज़रूर कर लेंगे क्योंकि जो 1 साल नहीं पूछा है, अब ऐसा नहीं है कि वहीं आपको रिपीट करके पूछ लेगा। कभी कभी जो नहीं पूछा है उस पर भी निगाह पड़ जाती है एग्जामिनर की, बैठा देगा वहीं पर, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अगला क्या है, धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को परिभाषित कीजिए। इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं। धारा मापी की जो धारा सुग्राह्यता है इसको परिभाषित कीजिए, इसमें वृद्धि कैसे कर सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे हम, धारा मापी की धारा सुग्राह्यता पहले आप लिखेंगे। धारा मापी की धारा सुग्राह्यता कुंडली में प्रवाहित प्रत्येकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप के बराबर होती है। धारा मापी की जो धारा सुग्राह्यता होती है वो कुंडली में प्रवाहित प्रत्येकांक धारा के लिए उत्पन्न विक्षेप जो होता है उसके बराबर होती है। अर्थात धारा सुग्राह्यता को हम आई एस से दर्शाते हैं तो आई एस क्या हो जाएगा, धारा सुग्राह्यता इक्वल टू फाई अपान में आई हो जाएगा। और ये किसके बराबर होती है, एन ए बी अपान में सी के बराबर होती है, एन ए बी अपान में सी के बराबर। इस प्रकार धारा मापी की धारा सुग्राह्यता को कुंडली में फेरों की संख्या n, कुंडली में अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a को बढ़ाकर एवं, और अगला क्या लिखा है भाई, अगला आगे लिखा है एवं निलंबन पत्ती की मरोड़ी दृढ़ता, मरोड़ी यानी जो उसकी मुड़ी हुई दृढ़ता है
जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं उसको घटाकर बढ़ाया जा सकता है। किसको बढ़ाया जा सकता है, यहाँ पर देख लीजिए धारा मापी की जो धारा सुग्राहिता है उसको बढ़ाया जा सकता है। सबसे पहला काम क्या है बढ़ाने के लिए, कुंडली में जो फेरुक संख्या है, फेरुक संख्या यहाँ पर जो आपको दिख रहा है n, और कुंडली के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल है जो a, उसको बढ़ा देंगे, और जो मरोड़ी दृढ़ता है C उसको घटा देंगे तो धारा सुग्राहिता बढ़ जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप तैयार जरूर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, बायो सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए, सूत्र भी लिखिए। अब खुद आप समझ सकते हैं ये कितने साल एग्जाम में पूछा हुआ है। मॉडल पेपर उठाइए, चेक कीजिए कितने साल पूछा हुआ है, सबको समझ में आ जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये आप ऐसे बता रहे हैं, ऐसे तुक्का मार दिए बता रहे हैं, यहाँ तक देखे हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत डेडिकेटेड होंगे एग्ज़ाम के लिए, आपको टेंशन होगा। अब टेंशन लेना नहीं है, समझते हुए चलिए। पीडीएफ में लास्ट में बता दूंगा कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ ज़रूर पीडीएफ देखना, डाउनलोड करना। अभी सब कुछ मैं अपलोड कर दूंगा, सभी पीडीएफ, बस टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो बायो सेवर्ट के नियम का उल्लेख कीजिए, सभी सूत्र लिखिए। बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने से उसके चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती, चालक में बहने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती, चालक की लंबाई और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बने कोण के अनुक्रमानुपाती, बिंदु P की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिए, इसको मैंने बोर्ड के जरिए भी करा रखा है, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ से नहीं समझ में आता वहाँ से समझ लेना, पर सब कुछ वही है। यहाँ कम शब्दों में समझ जाएंगे, वहाँ ज़्यादा टाइम लगेगा। यानी वहाँ एक को ही हम लगभग 10-15 मिनट समझेंगे, बारीकी से अगर समझेंगे तो। अभी उतना टाइम नहीं है, इसलिए हम बारीकी से यहीं समझते हैं। देखिए, बायो सेवर्ट का नियम के अनुसार क्या होता है, किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करने से उसके चारों तरफ उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो चालक की लंबाई, यानी जो चालक की dl लंबाई लेंगे उसके अनुक्रमानुपाती, चालक में बहने वाली जो धारा I होती है उसके अनुक्रमानुपाती, चालक की लंबाई और बिंदु P को मिलाने वाली रेखा के बीच बना जो कोण होता है sin थीटा उसके अनुक्रमानुपाती, बिंदु P की जो दूरी होती है, चालक से बिंदु P की जो दूरी होती है r, उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब वहीं यहाँ पर लिखते चलेंगे, कहा है चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती, चालक की लंबाई dl उसके अनुक्रमानुपाती कौन होता है भाई, चुंबकीय क्षेत्र। लिखा है चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न जो चुंबकीय क्षेत्र, तो यहाँ b समानुपाती हो जाएगा dl के, समीकरण 1 दे देंगे। अब इसी तरीके से आगे कहा है कि भाई चालक में बहने वाली जो धारा होती है उसके अनुक्रमानुपाती, तो अनुक्रमानुपाती समीकरण 2 दे दिए। फिर कह रहा है कि भाई जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो चालक तार से बिंदु P की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी क्या है r, इसका वर्ग करेंगे और इसके व्युत्क्रमानुपाती। जब भी हम किसी को 1/, में कर देते हैं, नीचे कर देते हैं, तो वहीं क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। तो वहीं यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती किया गया। अब इन समीकरण को कर दिए भाई 3, इसको समीकरण नंबर दे दिए 3। अब आगे आप लिखेंगे समीकरण 1 व 2 व 3 से, यानी तीनों समीकरण को एक साथ रखने पर b जो है वो I dl साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती है और r स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं है, तो है। अब जैसे समानुपाती का हम जानते हैं साइन हटता है तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट के रूप में यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर आप देखिए ध्यानपूर्वक, कांस्टेंट के रूप में μ0/4π आ रहा है। यानी जैसे ये हटा समानुपाती का साइन, μ0/4π आ गया। अब b इक्वल टू क्या हो गया, μ0/4π I dl साइन थीटा अपान में r स्क्वायर। इन पर न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है, इसलिए सूत्र भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। मैंने अभी आपको नहीं बताया कि सूत्र भी यहाँ से आपको मिल जाएंगे। जितने भी फिजिक्स के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट की बात है छोड़िए, जितने भी चैप्टर से सूत्र बनते हैं सबकी आपको पीडीएफ प्रॉपर तरीके से टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी चैप्टर वाइज मिलेगी और उन पर आप न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, लगा लेंगे। जब तक सूत्र नहीं पता होगा हम न्यूमेरिकल कैसे लगाएंगे भाई, इसलिए आपको सूत्र देखना बहुत ज़रूरी है। अब ये जो μ0/4π यहाँ पर आपको दिख रहा है, थोड़ी ज़्यादा गोच दिए, इसको हो सकता है ना चमक रहा हो, इसलिए आपको ऐसे रखने दें। जहाँ पर μ0/4π किसके बराबर है, 10 की पावर 7 के बराबर है। जब भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे, जो μ0/4π है इसका मान कितना रखेंगे, 10 की पावर -7 रखेंगे। मात्रक क्या होता है इसका, मात्रक क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का, वेबर बटे मीटर होता है। कितना होता है, वेबर बटे मीटर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप एक बार जरूर तैयार कर लेना। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अणुचुंबकीय तथा लोह चुंबकीय पदार्थों में मुख्य अंतर बताइए।
या मुख्य अंतर क्या है। अनुचुंबकीय पदार्थ तथा लोह चुंबकीय पदार्थों में मुख्य अंतर क्या है। अब लिख लेते हैं भाई क्या है। अनुचुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हल्का सा चुंबकत्व ग्रहण करते हैं। यानी जो अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं अगर उनको चुंबक के पास थोड़ा ले जाया जाए तो चुंबक की ओर हल्का सा क्या हो जाते हैं, आकर्षित हो जाते हैं। इसीलिए क्या हो जाता है, चुंबकत्व ग्रहण कर लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा है, चुंबकत्व ग्रहण कर लेते हैं। जबकि लौह चुंबकीय पदार्थ बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में शक्तिशाली चुंबकत्व ग्रहण करते हैं। अब जैसे अनुचुंबकीय यानी जो हल्का सा चुंबकित होने वाले पदार्थ हैं उनको रखेंगे तो वो हल्के से जाएंगे, और जैसे आप लोहा रखेंगे चुंबक के आगे, ऐसे देखना कि चुंबक अपनी तरफ आकर्षित कर ले, और जब आकर्षित करता है तो एकदम झटके से आकर्षित करता है। इसीलिए लिखा है शक्तिशाली चुंबकत्व ग्रहण करते हैं। कौन, लोह चुंबकीय पदार्थ। लोह चुंबकीय यानी लोहा ही समझ लीजिए। जो लोह चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो चुंबक की ओर बहुत तेजी से आकर्षित होते हैं, वहीं आपको यहाँ पर लिखना है। तो अब चलिए अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा तथा मात्रक लिखें। चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा और इसका मात्रक लिखना है। तो लिख लेते हैं भाई। एकांक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म के आघूर्ण को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। एकांक चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत रखे चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म आघूर्ण को चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। अतः टाउ मैक्स क्या है, चुंबकीय आघूर्ण है। टाउ मैक्स इक्वल टू क्या होता है, एम बी। अब ये नहीं देखो मेगाबाइट समझ लिए, जो एम बी आपके मोबाइल में चलते हैं। एम क्या है, एम है यहाँ पर चुंबकीय आघूर्ण, क्या है जी, चुंबकीय आघूर्ण, और ये बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। आप थोड़ा ध्यानपूर्वक यहाँ पर समझेंगे। अर्थात या लिख सकते हैं एम इक्वल टू, यानी चुंबकीय आघूर्ण निकालेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा टाउ मैक्स, और टाउ मैक्स अपान में क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक इसका एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एम्पियर मीटर स्क्वायर भी इसको बोल सकते हैं। अगला यहाँ पर जो लिखा है ना, एम क्या है, एम क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। एम क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। यहाँ पर जो एम आपको दिख रहा है। बी क्या है, ये विद्युत क्षेत्र है। बी क्या है, विद्युत क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र। बी चुंबकीय क्षेत्र है, और जहाँ पर भी आपको ई दिख जाए वो विद्युत क्षेत्र होता है। तो ये आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना है। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन है शंट से आप क्या समझते हैं, इसका एक अनुप्रयोग लिखिए। शंट से आप क्या समझते हैं, जैसे हमने अभी लिखा था धारामापी को मीटर में कैसे बदलते हैं, तो वहीं यहाँ पर उसमें शंट लगाते हैं। तो अब शंट से आप क्या समझते हैं, इसका एक उपयोग भी लिखना है। तो वहीं लिख देंगे हम। शंट एक निम्न प्रतिरोध का तार होता है जिसका उपयोग चल कुंडली धारामापी को अमीटर में परिवर्तित करने में किया जाता है। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको या तो शंट वाला पूछ लेगा, वहीं धारामापी को अमीटर में कैसे बदलते हैं, या तो इसके साथ ये भी पूछ लेगा शंट क्या है, इसका एक अनुप्रयोग लिखे, तो आपको वहीं लिखना होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले 1 नंबर का है 2 नंबर का है, बस ये समझिए, ये अगर तैयार किया तो आपको ये क्वेश्चन पक्का है, इससे जो नंबर मिलने वाले हैं वो भी पक्के हैं, और ये आने वाला 100% है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, अगला क्वेश्चन है अमीटर में शंट प्रतिरोध के मान को बढ़ा देने पर उसके परास तथा सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अमीटर जो है उसमें शंट प्रतिरोध का अगर मान, जो शंट लगाते हैं उसमें उसका जो प्रतिरोध होता है मान बढ़ा दें उसका, और उसके परास तथा सुग्राहिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे हम शंट प्रतिरोध का मान बढ़ाते हैं तो उसके जो परास होती है अमीटर की और सुग्राहिता होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अमीटर में शंट प्रतिरोध का मान बढ़ाने पर अमीटर का परास घट जाएगा, जबकि सुग्राहिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो यही आपको लिखना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन बताया हूँ, अब समझ लीजिए 3 में से एक जरूर फंसना है, इसलिए मैं बारीकी से इनको करा रहा हूँ। अगला क्वेश्चन चलिए समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, लौह चुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के किन्हीं 4 पदार्थों का नाम लिखिए। अब लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, इनके 4 आपको नाम लिखने हैं, कौन कौन से हैं। तो लिख देते हैं भाई यहाँ पर, किस तरीके से लिखेंगे। लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, लोह में तो लोहा आ गया पहले, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया और स्टील हो गया, ये सब क्या है, लोह चुंबकीय। इनको अगर चुंबक के पास ले जाएंगे, लोह चुंबकीय क्या होते हैं, हमने अभी पढ़ा था अनुचुंबकीय और लोह चुंबकीय में अंतर। तो लोह चुंबकीय वो होते हैं जो चुंबक की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं। तो लोहा आप जानते हैं बहुत तेजी से उसकी ओर चिपक जाएगा, उसमें जाकर यानी आकर्षित हो जाएगा, चुंबकत्व ग्रहण करेगा। तो लोह चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं, लोहा, निकिल, कोबाल्ट और स्टील।
प्रतिचुंबकीय यानी जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। तो तांबा आकर्षित नहीं होता, चांदी, सोना तथा जस्ता ये आकर्षित नहीं होते। अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ वो हल्का सा आकर्षित हो जाते हैं। कौन कौन से? जैसे एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, क्रोमियम हो गया और प्लेटिनियम हो गया। तो ये जो अनुचुंबकीय पदार्थ हैं ये हल्का सा आकर्षित होते हैं और प्रतिचुंबकीय जो पदार्थ हैं वो आकर्षित ही नहीं होते हैं चुंबक की ओर। और लोह चुंबकीय पदार्थ जो होते हैं वो हल्का उल्का नहीं, वो एकदम तेज़ी से छपाक से चिपक जाते हैं उसमें। तो ये आपको थोड़ा ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन चलिए समझते हैं। अगला क्वेश्चन है अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में क्या अंतर है? अब खुद आप देख सकते हैं कितनी बार पूछा हुआ है। आपको मैं इस तरीके से नहीं बता रहा हूँ कोई भी क्वेश्चन बता दिया बस चलो भाई व्यू बढ़ जाएंगे। व्यू वैसे भी आप देख रहे हैं तो नहीं आ रहे हैं, अगर आते भी हैं तो आपको वही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। आपने 1 घंटा टाइम दिया है, 1 घंटा आपने टाइम दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 सेकंड की वैल्यू अगर आपका, मैं खुद जानता हूँ, मैं पेपर देने गया था तो मैं 1 मिनट लेट हो गया था सेंटर पहुँचने से। तो अब मैं खुद समझ सकता हूँ 1 मिनट की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, और आपका तो 1 घंटे से ज़्यादा यहाँ पर लिया जा रहा है। तो मैं कुछ आपको गलत नहीं बताऊँगा, वही बताऊँगा जो एग्ज़ाम में एचटी छपने वाले हैं। अब देख लीजिए, इसलिए मैं बीच बीच में इंक्लूड किया हूँ ताकि आपको हौसला बना रहे कि हाँ यार ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना है। क्योंकि अगर मैं इंक्लूड नहीं करूँगा तो आप के मन में डाउट रहेगा यार इंपॉर्टेंट हैं या नहीं है, ऐसे तो नहीं बता रहे हैं। क्योंकि कम इनके सब्सक्राइबर हैं, कम व्यू आ रहे हैं, हो सकता है इसे व्यू के चक्कर में लिख दिया थंबनेल में हर साल पूछे जाते हैं, बाकी पूछे या जाएं या ना जाएं। तो आए आपको यहाँ पर इस तरीके से नहीं बताया जाएगा, जो पूछे जा रहे हैं वहीं बताए जाएंगे और टू द पॉइंट बताए जाएंगे। पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिलेगी, पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगला क्या है, यहाँ पर लिखा है अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के परमाणुओं में क्या अंतर है। अब अंतर बताना है तो हम सबसे पहले अनुचुंबकीय पदार्थों में बता देते हैं भाई। अनुचुंबकीय पदार्थ के परमाणुओं में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है। अनुचुंबकीय के जो पदार्थ होते हैं उनके जो परमाणु में स्थायी कैसा आघूर्ण होता है, चुंबकीय आघूर्ण जो होता है वो स्थायी होता है। जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। अणुचुंबकीय पदार्थ के परमाणु में स्थायी चुंबकीय आघूर्ण होता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ के परमाणु में चुंबकीय आघूर्ण शून्य होता है। अगला पॉइंट इसी में पॉइंट वाइज मेंशन करेंगे ताकि एग्जामिनर को समझने में कोई दिक्कत ना हो। अणुचुंबकीय पदार्थों का ताप बदलने से इनके परमाणुओं का चुंबकत्व बदल जाता है। अणुचुंबकीय पदार्थों का अगर ताप बदल देते हैं तो इनके परमाणुओं का भी चुंबकत्व जो होता है वो भी क्या होता है, बदल जाता है। जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थों का ताप बदलने से इनके परमाणुओं का चुंबकत्व नहीं बदलता। और प्रतिचुंबकीय पदार्थ में क्या होता है, जब इनके ताप में परिवर्तन करते हैं परमाणुओं का जो चुंबकत्व होता है वो नहीं बदलता है। आगे क्या मेंशन करना है, आगे तो आपको कुछ नहीं मेंशन करना है। अब ये 3 अंक में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितने अंक में? 3 अंक में पूछा हुआ। तो आप बारीकी से इसको तैयार कर लेंगे, ऐसा मत समझना कि ऐसे में यहाँ पर इंक्लूड कर रखा हूँ। आप मॉडल पेपर उठा लीजिए, कोई सा भी सेट उठा लीजिए, देख लेना 2024 का एफबी जो सेट है उसमें ये एज इट इज पूछा हुआ है, इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए आगे समझते हैं। आगे चलिए मैं बता देता हूँ यहाँ से आपको जो मैं पीडीएफ बताऊँगा कहाँ से डाउनलोड करेंगे, उसमें किस तरीके से आपको फॉर्मूले मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो मैंने लिख रखा है यहाँ पर पूरे प्रॉपर तरीके से सभी आपको फॉर्मूले मिल जाएंगे, वो भी चैप्टर वाइज। किस तरीके से मिलेंगे? चैप्टर वाइज फॉर्मूले मिलेंगे। तो टेंशन लेने की यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है, टेंशन जितनी भी है वो हमें दीजिए, आप बस समझते हुए चलिए। यहाँ पर सभी के जितने भी फॉर्मूले हैं यहाँ पर सभी के चैप्टर वाइज फॉर्मूले, ऐसे नहीं मैं ऐसे लेकर आ गया हूँ कहीं से कहीं उठाकर, सब कुछ चैप्टर वाइज हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं यहाँ ये कहीं से लिया हूँ क्योंकि ये मैंने खुद से नहीं लिखे हैं, मैं एक टीचर से लिया हूँ, वो भी कई सालों से पढ़ा रहे हैं। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मैं भी किसी से पढ़ाऊँगा, समझ लीजिए मैं उनसे पढ़ा हूँ और वहीं से मैंने ये लिए हैं, इसलिए मैं उनका नाम तो लेना नहीं चाहूँगा। लेकिन आपको ये पूरे जितने भी फॉर्मूले हैं सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। तो इनको बारीकी से जैसे आप डाउनलोड करेंगे एक बार पढ़ ज़रूर लेना। चलिए अब हम समझ लेते हैं कि आप इसकी बिल्कुल जितने भी मैं टॉपिक बताए हूँ इन सभी टॉपिकों की बिल्कुल फ्री में पीडीएफ आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ तक आपने देखा है, मेरा भी हक बनता है कि आपको कुछ ऐसा प्रोवाइड किया जाए जो आपके लिए रामबाण साबित हो। तो सभी की पीडीएफ बिल्कुल मैं फ्री में आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके लिए अठन्नी भी चार्ज देना भी नहीं पड़ेगा। तो कहाँ से डाउनलोड करेंगे? सबसे पहले आपको 2 तरीके हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आप जाएँगे
टेलीग्राम में सर्च करेंगे BRGK बाई विपिन, वहाँ से इस लोगों का चैनल दिखेगा। जैसे अभी मैंने लोगो अपडेट कर दिया है, बट आपको थोड़ा ध्यान देना है कि वहाँ पर क्या लिखा होगा, BRGK बाई विपिन। लोगो तो अपडेट हो चुका है, तो उसके लिए थोड़ा आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर लिखा होगा BRGK बाई विपिन। वहाँ से जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें उस चैनल में जुड़कर उसकी तुरंत आप PDF वहाँ से इन सभी टॉपिकों की डाउनलोड कर सकते हैं। और भी जो टॉपिक हैं जैसे MCQ वगैरह हैं, सभी की PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी, और जो महत्वपूर्ण वीडियो हैं उनकी भी नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अगर ऐसा नहीं मिलता है कि भाई लोगो वगैरह आपको नहीं समझ में आता है कौन से चैनल से जोड़ना है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट लिंक पर जाना है। कैसे जाएंगे, जाना है आपको चैनल जो हमारा है उसके अबाउट सेक्शन में, वहाँ पर इस तरीके से एक आपको लिंक दिख जाएगा, लिखा होगा ऑल PDF फ्री डाउनलोड लिंक। तो उस पर क्लिक करेंगे, और जैसे क्लिक करेंगे डायरेक्ट टेलीग्राम के चैनल पर चले जाएंगे। वहाँ पर मैंने सभी की जो PDF है वो अपलोड कर दी है, बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, और जल्द ही मिलेंगे नई वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर देना। जय हिंद।